गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बच्चों कि फसल उत्पादन क्या होता है, फसल प्रबंध क्या होता है। मतलब फसल से रिलेटेड सारी जो क्रियाएं होती हैं हमारी, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर है? मतलब कि फसल उगाने के लिए किसान को जितनी क्रियाएं करनी पड़ती है उन सब का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। और दूसरा कि फसल जो उग रही है, ठीक है, उसकी सिंचाई किस तरह की जाती है, कौन कौन सी फसलें भारत में किस किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं, बहुत सी चीज़ों का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं व मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है? तो जंतुओं को भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों नहीं करते? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक पराक्रमों में करते हैं, जैसे पाचन, श्वसन व उत्सर्जन संपादन में करते हैं। अब देखो बच्चों, क्या होता है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो कि भाई स्वपोषी कौन होते हैं, परपोषी कौन होते हैं, इन सब के बारे में। तो स्वपोषी ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनकी हम बात करें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके अंदर केवल हरे पेड़ पौधे और कुछ छोटे सूक्ष्म जीव वगैरह आते हैं, ठीक है। बाकी जो जीव जंतु पृथ्वी पर उपस्थित हैं उन्हें अपने भोजन के स्रोत के लिए या तो दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर इन हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर है? तो मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसने अपने भोजन के स्रोत के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना सीख लिया है। वह फसल को उगाना सीख लिया है, ठीक है। फसल हम उगाते हैं, उसकी कटाई करते हैं और उसको पैक वैक करके अच्छे से या दूसरे कार्यों में ले लिया जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग जानते ही हो। लेकिन हमें भोजन की क्या आवश्यकता है? अब यहाँ पे एक बात आती है भाई, भोजन की आवश्यकता विभिन्न शरीर को चलाने के लिए जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि श्वसन, जैसे आप रेस्पिरेशन अगर कर रहे हो, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज कब आएगा आपके पास? जब आप भाई खाना खाओगे तभी तो आएगा, ठीक है। और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा से क्या होता है? हमारा शरीर चलता है। जो भी आप काम करते हो, खेलते हो, कूदते हो, उठते हो, बैठते हो, ठीक है। पाचन की क्रिया हो गई, श्वसन की क्रिया हो गई, उत्सर्जन की क्रिया हो गई, शरीर की विभिन्न क्रियाएं सब किससे संपन्न होती है? हमारी ऊर्जा से, ठीक है। और ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। उसके अलावा भी भोजन के कई कार्य हैं, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल से हम आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है कृषि पद्धति। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, कृषि पद्धति क्या होती है। कृषि पद्धति क्या है बच्चों? देखो, अगर हम पहले के मनुष्य की बात करें तो आज से बहुत टाइम पहले जब पृथ्वी बनी थी और मनुष्य बना ही बना था, स्टार्टिंग में मनुष्य का एवोल्यूशन हो रहा था, उद्विकास चल रहा था, तब मनुष्य एक कृषि के ऊपर निर्भर रहने वाला प्राणी नहीं था। वो क्या करता था? यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, ठीक है। और जो भी जानवर होते थे उनका शिकार करके उन्हें खाता था, ठीक है। वो एक जगह पर रुककर रहने वाला प्राणी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो आपका मनुष्य है, जो हम मनुष्य था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी करना शुरू करा। धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी करना शुरू करा। अब क्या हुआ, शुरुआत का मनुष्य धीरे धीरे खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और फिर इसी तरीके से निजात हुई कृषि की। और धीरे धीरे खेती बाड़ी करते करते उसने जानवर भी पालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कार्य करते करते जो शुरुआत का मनुष्य था उसने कृषि पद्धति प्रारंभ कर दी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमता था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में, आवास की तलाश में भटकता रहता था, समूहों में सफर करता था, सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतु। अब स्टार्टिंग के मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं व एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब अब देखो फसल की परिभाषा यहाँ पे बताई जा रही है कि फसल क्या होती है। देखो, जब एक ही किस्म के पादपों को किसी निश्चित भूमि के टुकड़े पर खाद्य हेतु व किसी और कार्य हेतु उगाया जाता है तब हम इसे फसल कहते हैं, ठीक है। फसल जब हम एक ही किस्म के पौधों को किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण गेहूं,
की फसल अर्थात गेहूं के खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे काय के होंगे, गेहूं के होंगे। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ स्टूडेंट्स, एक सेकंड आप लोग रुकना और नोट डाउन करना ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो, जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है गेहूं के खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे काय के हैं, गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि किसी फसल को विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्य सब्जियां। वही भारत जो है यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जलवायु उपस्थित होती है हर जगह पर आप देखोगे। तो जैसे कि भारत की जलवायु अलग अलग स्टेट में अलग अलग है ना। अपने राजस्थान में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, पंजाब की तरफ जाओगे तो अलग हो जाएगी, थोड़ा अलग अलग इस तरीके से है। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, उसी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ की जलवायु जिस फसल के लिए उपयोगी है वहाँ पे उसी तरह की फसल क्या करते हैं, हम लोग उगाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि फसलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो, अवधि के आधार पर फसलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, लेकिन यहाँ पे हम 2 ही भागों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है खरीफ और सेकंड है रबी। ठीक है, देखो अवधि के आधार पर जो फसलें हैं, है ना, ऋतुओं के आधार पर फसलों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब पहले हम बात करेंगे कि खरीफ की फसल कौन सी होती है। वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। ये सामान्यतः जून से सितंबर तक होती हैं, मतलब इन्हें जून में बोते हैं और सितंबर में इनको क्या करते हैं, काट लेते हैं। इनके उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। इसके बाद आती है रबी की फसल। अब देखो बच्चों, जो रबी की फसल होती है ये आपकी बोई जाती है शीत ऋतु में, यानी कि सर्दी के टाइम पे। ठीक है, जब सर्दी का टाइम स्टार्ट होता है तब इसे बोते हैं और बाद में इसको काट लिया जाता है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं, जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसलों के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दाल और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। अब क्या होता है बच्चों, देखो कि कोई फसल है, अब उसे हम एक पर्टिकुलर टाइम पर ही क्यों उगा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बात की भाई धान वगैरह होती है, इन्हें हम वर्षा ऋतु में ही क्यों उगाते हैं, शीत ऋतु में ही क्यों उगाते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इनको शीत ऋतु में उगाने का ये महत्व है यहाँ पे कि भाई जब इन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है तो इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इनकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप वैसे गर्मी में धान उगा दोगे तो क्या होगा, जितना इनको पानी चाहिए उतना इनको नहीं मिलेगा और जो पेड़ है आपका, जो फसल है आपकी, वो अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए इन फसलों को हम कब उगाते हैं, इनके जल की जो मांग होती है ना, जो पानी की मांग होती है उसके आधार पर इन्हें मौसम के अनुसार उगाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। देखो, फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि एक फसल को अगर उगाना है तो किसान बहुत सारे कार्य करेगा। उसमें सिंचाई भी करेगा, पहले मिट्टी को भी तैयार करेगा, खेत में जुताई भी करेगा, उसके बाद उसमें बुवाई भी करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो कार्य हैं जो किसान करता है इसे हम कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। इसको क्या कहते हैं बच्चों, कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धतियों की अगर परिभाषा पूछी जाए तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, कृषि पद्धतियाँ वह पद्धतियाँ हैं जो कि किसी फसल को उगाने के लिए उससे पूर्व की जाती हैं व उसके पश्चात की जाती हैं। उन पद्धतियों को हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुवाई करना, खाद्य व उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई व भंडारण इत्यादि। ठीक है, सबसे पहले है आपका मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला आपका पॉइंट कौन सा है बच्चों, मिट्टी को तैयार
करना। अब देखो मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। जैसे भाई जो लोग खेत से बिलोंग करते हैं, जिनके खेत वगैरह हैं, वो लोग तो जानते होंगे कि पाटा लगाना और ये सब जो काम होते हैं, ये सब मिट्टी तैयार करने के अंदर आते हैं। जैसे पाटा हम लगाते हैं, लकड़ी का एक पट्टा होता है बड़ा, उसको भाई ट्रैक्टर से बांध के पूरे खेत में चलाते हैं। उससे क्या होता है, मिट्टी के जो डेले वगैरह होते हैं वो सब टूट जाते हैं, ठीक है। और मिट्टी कैसी होती है, सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है ना। तो ये हो गया। दूसरा भाई खुरपी से भी मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, है ना, वो भी आता है इसके अंदर। और भी बहुत से इसके अंदर आते हैं। क्लियर है, चलो तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना और प्रथम चरण है मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ों भी सरलता से श्वास ले सकती हैं। तो पोली मिट्टी में किसी प्रकार के पौधे की जड़ों को सरलता से श्वास करने में सहायता मिलती है। दूसरा, पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सूक्ष्म जीव आप जानते हो भाई कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो कि किसान के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे केचुआ हो गया। यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों की बात नहीं कर रहा हूँ, केचुए वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो केचुआ हो गया, वो लाभदायक है किसान के लिए, क्योंकि वो वर्मी कंपोस्ट बनाता है ना। और जो मिट्टी होती है उसको नमी युक्त बनाए रखता है, ह्यूमस, उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा बनाए रखता है। तो उसकी वृद्धि के लिए भी क्या है, मिट्टी को पलटना आवश्यक है, ताकि मिट्टी कैसी रहे, नरम रहे, ठीक है। चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल व वायु व कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। वाले जीवों में अपघटित होते हैं। इस पराक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त हो जाते हैं। पोषक पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं व पौधों का विकास होता है। अब देखो क्या होता है बच्चों, कि जो पेड़ पौधे होते हैं, आपको पता है कि वो जब न्यूट्रिएंट लेते हैं, है ना, या फिर हम कहें पोषक पदार्थ जब वो लेते हैं, तो कहाँ से लेते हैं, मृदा से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मिट्टी से जब वो पोषक पदार्थ लेंगे तो उसके लिए मिट्टी में होने भी तो चाहिए। अब मिट्टी में होते तो हैं, लेकिन वो थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं। और जब हम मिट्टी को पलटते हैं, उसे नरम बनाते हैं, तो क्या होता है, वो जितने भी पोषक पदार्थ मिट्टी में नीचे की तरफ थे, अब वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो आसानी से उन्हें क्या कर लेंगे, ग्रहण कर पाएंगे या फिर ले पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मिट्टी को पलटने से एक लाभ ये भी है कि भाई जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर सकते हैं, नीचे जो पोषक पदार्थ उपस्थित थे मिट्टी में, अब वो ऊपर आ जाते हैं और पेड़ पौधे उन्हें आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कृषि में काम में आने वाले औजार कौन कौन से हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी खेती बाड़ी होती है, कृषि होती है, उसके अंदर उसकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ठीक है। रूढ़िवादी पद्धति और जो हमारी मॉडर्न पद्धति है वो वाली पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। और कौन कौन सी तरीकों से उसमें सिंचाई होती है वो भी देखेंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे इससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके बच्चों, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।